बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर का यह थर्ड लेक्चर है हमारा। पिछले वीक के लेक्चर में मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बेसिक इसकी डेफिनेशन और एक छोटी सी एग्जांपल और इसके बेसिक फार्मूले ये सारा कुछ करवाया था। आज हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन पिछला थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगी ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए और फिर हम उसमें नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस की जो डेफिनेशन उस दिन मैंने आपको बताई थी, मैंने ये बताया था कि ये एक बाईवेरिएट टेक्निक है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। यूजुअली हम उनको एक वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं और दूसरे वेरिएबल को y से डिनोट करते हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, और जब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की नेचर, इनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यूजुअली जो आपकी बुक में नोटेशंस दी हुई हैं, हमेशा जो y वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो x वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अननोन होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नोन होती है, वो हमें पहले से ही मालूम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको एग्जैक्ट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम जस्ट इसका एक एस्टीमेट ले सकते हैं। तो इसकी मदद से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हम इसका एक एस्टीमेट निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये कहलाता है रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, फिर अब हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस आपकी बुक में आपको मिल जाएंगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस आपने इसमें करनी होंगी। एक तो आपकी बुक में यही डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन दी होंगी। मैंने आपको बता भी दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, यानी यहाँ y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ऐसे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो फिक्स्ड वेरिएबल होता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है, एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है, उसने खुद इसकी वैल्यू को फिक्स या कंट्रोल करना होता है। ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इनमें से ये सारे नाम ही लिखे होंगे बुक में, कंट्रोल्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये सारी चीज़ एक ही होती है। अच्छा, अब इसमें एक और जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी होगी वो है लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसी रिग्रेशन होती है कि जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस पे x वेरिएबल को लें और y एक्सिस पे y वेरिएबल को लें और हम एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाए, तो ऐसी रिग्रेशन को हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और इसी तरह से अगर हम लोग x एक्सिस पे x वेरिएबल को लें, y एक्सिस पे y वेरिएबल को लें और हमें एक कर्व हासिल हो, तो ऐसी रिग्रेशन को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर रिग्रेशन। ये दोनों डेफिनेशंस भी बुक में दी होंगी कि ऐसी जब x और y के दरमियान में सिंगल स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप पाया जाता हो तो वो कहलाती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और जब x और y एक्सिस के दरमियान में कर्व की शक्ल में रिलेशनशिप पाया जाता हो तो वह कहलाती है कर्वी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन आपकी बुक में दी होगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, अब जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम डिनोट करेंगे y हैट से, वो बराबर होगा a प्लस बी एक्स के। ये इक्वेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि a जो है वो ये कोफिशिएंट होता है और b स्लोप होता है। मैंने तब आपको बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इस तरह की हमारे पास रिलेशनशिप हो कि
एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरी साइड पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसी रिग्रेशन को हम बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लेकिन जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है उसमें एक साइड पे तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको x1 से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे को हम x2 से डिनोट करेंगे, तीसरा x3 भी हो सकता है, और ये सिचुएशन के मुताबिक मल्टीपल हो सकते हैं, यानी एक भी, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3। यानी जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएंगे और उन सबके साथ कोफिशेंट्स लगेंगे। x1 का कोफिशेंट b1 होगा, x2 का कोफिशेंट b2 होगा और x3 का कोफिशेंट b3 होगा। a जो है वो कोफिशेंट है, वो वहाँ भी a से ही हम उसको डिनोट करते हैं और यहाँ भी हम उसको a से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपके कोर्स में सिर्फ उसकी डेफिनेशन है, उसके मज़ीद फार्मूलाज वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन जो आपके कोर्स में वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जिसमें एक साइड पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी साइड पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है कि जब हम लोग किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो वो सिर्फ इसकी वैल्यू सिर्फ इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनका वेट भी लिया है और उनकी हाइट भी ली है। हम वेट को डिनोट कर रहे हैं y से और हाइट को डिनोट कर रहे हैं x से। वेट जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से बच्चों की हाइट लंबी होती जाएगी तो उनका वेट बढ़ता जाएगा, और जिन बच्चों की हाइट छोटी होगी उनका वेट कम होगा, यही होगा ना। अच्छा, अब जो हमारे पास ये वेट वाला वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसके साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी वेट हाइट की वजह से भी बढ़ेगी लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कोई बच्चा बीमार भी हो सकता है, उसकी वजह से भी उसका वेट कम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कुछ फैटी स्किनी बच्चे होते हैं, कुछ फैटी होते हैं, उनकी वजह से भी इनका वेट कम या ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी वेट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो जो अदर फैक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वो एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे हम किस में जाते हैं, किस टर्म में डाल देते हैं, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई जो है इस टर्म को हम बोलते हैं रेजिडुअल। ये भी आपकी बुक में आपको ये वर्ड मिल जाएगा। इसको हम रेजिडुअल भी बोलते हैं और इसको हम एरर टर्म भी बोलते हैं। यानी कि जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है उसको तो हमने एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन दे दी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये हाइट है। हम सिर्फ हाइट को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो बाकी जितने भी फैक्टर्स वेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, इस एरर टर्म में जाएंगे, या हम इसको रेजिडुअल बोलेंगे। ठीक है, ये रेजिडुअल सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी आता है और ये रेजिडुअल जो है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी आता है। यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स को स्टडी किया, उन तीनों फैक्टर्स का तो हमें एग्जैक्ट पता है, लेकिन उन 3 फैक्टर्स के अलावा जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो इस रेजिडुअल में जाएंगे। तो ये एक और टर्म है रेजिडुअल। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है, रिग्रेशन एनालिसिस में रेजिडुअल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन the observed value of a variable and the corresponding estimated value of a variable. This is called residual. अच्छा, अब डेफिनेशन के मुताबिक अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली वो क्या है चीज़ है रेजिडुअल की डेफिनेशन, कि ये एक्चुअली होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, अब एक वेरिएबल जो है ये जो वाई हैट है, हैट का मतलब ये है कि ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू निकलती है
डिपेंडेंट वेरिएबल की, ये हमेशा एक एस्टीमेट होता है, एक अंदाज़ा होता है, कभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इसकी कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी। वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो होती है वाई हैट। तो उस एग्जैक्ट वैल्यू और इस एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली कहलाता है ई, जिसको हम रेजिडुअल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें वाई क्या चीज़ है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और जो वाई हैट है ये क्या चीज़ है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेटेड वैल्यू हम निकालेंगे रिग्रेशन एनालिसिस से, और एक्चुअल वैल्यू हमें जब हम उस काम को कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगी, तो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस निकलेगा वो कहलाएगा रेजिडुअल। ठीक है, ये वाली डेफिनेशंस तो हो गई रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद अब आगे आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अच्छा, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे पास दो होते हैं। मैंने जब आपको लाइन बताई थी वो है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें हमारे पास दो कोफिशिएंट्स हैं, एक ये ए है और एक ये बी है। इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, सिर्फ इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। वैसे ये दोनों अननोन है इसलिए मैं इसको कोफिशिएंट बोल रही थी, लेकिन इसको हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। और ये जो बी है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन बताती हूँ कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है। ये भी आपको आपकी बुक से मिल जाएगी, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ क्या होती है। अच्छा, अब y जो है वो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हम डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ और निकलेगी। जब हम x की वैल्यू 5 डालेंगे तो y की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब हम x की वैल्यू 10 डालेंगे y की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। यानी y की वैल्यू x की वैल्यू चेंज करने से चेंज होती जाएगी। अच्छा, अब b किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का एक यूनिट चेंज करने से y में जितना चेंज आता है वो b कहलाता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी कि y में जो एक एवरेज चेंज आ रहा है इसका एक यूनिट इंक्रीज़ करने से वो कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो b है उसकी रेंज हमेशा -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहती है। ठीक है, ना ये इससे कम हो सकती है ना ये इससे ज़्यादा हो सकती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है द वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 1, द अदर इज़ लेस देन 1। अच्छा, हाँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी हमारे पास दो होते हैं। वो अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको तब उसमें बताऊंगी। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास होता है बी एक्स वाई, और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास होता है बी वाई एक्स। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू एक से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 हो गई है, तो दूसरे की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यानी कि अगर बी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 चला गया है तो ये मस्ट है कि ये लेस देन 1 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 चला गया तो ये लेस देन 1 आएगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ 0। अगर जो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जो हम शुरू से स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ही ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस केस में क्या होगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चाहे आप बी एक्स वाई निकालें या आप बी वाई एक्स निकालें, ये दोनों के दोनों जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे। तब तो रिग्रेशन एनालिसिस का वैसे कोई मकसद ही नहीं रहता, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस तो हम करते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ जब दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ना तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि ये कोफिशिएंट्स जो हैं चाहे आप बी वाई एक्स निकालें या बी एक्स वाई निकालें ये ज़ीरो हो जाएंगे। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है। चौथी प्रॉपर्टी, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी में लिखा होगा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी।
जैसे हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, इसी तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकलता है। वो भी एक्स वाई भी निकल सकता है और आर वाई एक्स भी निकल सकता है। चाहे आप आर एक्स वाई निकालें या आप आर वाई एक्स निकालें, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अगर हम लेंगे तो वो बन जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट। सॉरी ये वाला गलत हो गई है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर वो अच्छा ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स। इन दोनों का जब हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट बन जाएगा। इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। और अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी वो क्या है? द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम। ये जो हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकलते हैं, इनके साइन हमेशा सेम होते हैं। अगर तो बी एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव निकला है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, और अगर बी एक्स वाई नेगेटिव निकल आया है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा। यानी इन दोनों के सेम साइन होते हैं। अच्छा, ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी। और इसकी छठी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? द मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब हम इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मीन लेते हैं तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के मीन से या तो उसके बराबर आता है या उससे ज़्यादा आते हैं। यानी कि बी एक्स वाई का मीन जो है ये आर के मीन से या तो बड़ा आता है या उसके बराबर आता है। ये इसकी छठी प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, वो है लीस्ट स्क्वायर लाइन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। ये लाइन तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको निकालनी बता दी थी। यही वाली जो लाइन है वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसी को हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। इसको जब हम, ये बेस्ट फिटेड लाइन होती है, यानी एक्स और वाई के दरमियान जो बेस्ट रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करती है वो ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होती है। इसकी भी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ये वाली जो लाइन है, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द मीन ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स बार एंड वाई बार। ये जो लाइन है, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई को, ये लाइन हम बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर से गुजरती है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर होते हैं और कुछ पॉइंट्स इसके नीचे होते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये किसी और पॉइंट के अंदर से गुजरे ना गुजरे, लेकिन ये एक पॉइंट जो कि एक्स बार और वाई बार है, ये उसके अंदर से ज़रूर गुजरती है। यानी कि जो दोनों के मीन्स वाला पॉइंट है एक्स बार, इसका मीन वाला पॉइंट और इसके मीन वाला पॉइंट, इसके अंदर से ज़रूर ये लाइन गुजरती है। बाकी कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर रह जाते हैं और कुछ पॉइंट्स इसके नीचे रह जाते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ and estimated values is always zero. Sum of deviations of the observed values and estimated values. observed values हमारे पास हमेशा होती हैं y और estimated values होती हैं y hat। कह रहे हैं कि deviation of observed value from the estimated value, यानी कि डिफरेंस है। deviation या डिफरेंस एक ही चीज़ होती है। ये observed value का एस्टिमेटेड वैल्यू से हमने डिफरेंस लिया और इनका सम ये बन गया सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का एस्टिमेटेड वैल्यू से डिफरेंस लेंगे और इन सारे डिफरेंसेस को जमा कर लेंगे तो हमारे पास
जमा करने के बाद जो आंसर आएगा वो या तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो, अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता है ये। अगर एग्जैक्ट ज़ीरो ना भी हो तो ये बहुत ज़ीरो के करीब होता है। ये लीस्ट स्क्वायर लाइन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइन जो है वो हमेशा इस पॉइंट के अंदर से गुजरती है, एक्स बार और वाई बार, और किसी पॉइंट के अंदर से गुजरे ना गुजरे, लेकिन इन दोनों के मीन्स वाले पॉइंट के अंदर से गुजरती है। और लीस्ट स्क्वायर लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का एस्टिमेटेड वैल्यूज़ से जो डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को अगर हम सम अप कर लेंगे तो उनका सम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर आ जाता है, अगर एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर ना भी आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको रिग्रेशन एनालिसिस की सारी डेफिनेशंस और उसके बाद लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन और लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़ और फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। इस वीडियो में की मदद से आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद डेफिनेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं। वो वहाँ से आप उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अगर उसको समझ नहीं आती उस डेफिनेशन की तो वो आप यहाँ से इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।